लाल कृष्ण आडवाणी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि 21 मई रात 10 बजे वो अहमदाबाद में गांधीनगर में, जहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ एक भारी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रात को 10 बजे चुनावी जनसभा को बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार थे, अभी भाषण दे ही रहे थे कि इतने में भारतीय जनता पार्टी के एक उनके नेता कार्यकर्ता मंच पर आते हैं और उनको एक स्लिप देते हैं, और स्लिप में लिखा होता है कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। वो पढ़ते ही लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा फक पड़ जाता है। वो तुरंत कुछ समझते और उनका कोई भाव आता, उससे पहले उन्होंने माइक से ऐलान कर दिया कि बहुत ही त्रासद खबर आई है और इसलिए मैं इस जनसभा को यहीं समाप्त कर रहा हूं। लाल कृष्ण आडवाणी उस जनसभा से उतर करके गांधीनगर सर्किट हाउस पहुंचते हैं। रास्ते में बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी उन्हें दो एक जगह सुनाई देते हैं, क्योंकि शायद उस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अक्सर ऐसा होता है, इमीडिएट रिएक्शन जो होता है। जब सर्किट हाउस में पहुंचते हैं तो उस समय के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री देवीलाल वहां पर मौजूद रहते हैं। चंद्रशेखर सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से कहा कि मैं अभी रात को दिल्ली लौट रहा हूं, आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? आडवाणी जी ने कहा कि बिल्कुल, और वो रात में ही दिल्ली लौटे। वो उनका कहना कि आधी रात को वो जब दिल्ली लौटे और यहाँ फिर लाल कृष्ण आडवाणी उस घटना को याद करते हैं और कहते हैं कि 1984 में राजीव गांधी को जब 400 से ज़्यादा सीटें आई थीं लोकसभा में, इंदिरा गांधी के सिंपैथी में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। 400 से ज़्यादा सीटें न इंदिरा गांधी जीत पाई थीं न नेहरू जी जीत पाए थे। इसके बावजूद राजीव गांधी ने विपक्ष के नेताओं को बुलाया, उन्हीं को नहीं जो लोकसभा के चुनाव जीते थे, उनको जो उस समय के विपक्ष के बड़े नेता थे, और बड़े आत्मीय और बहुत ही शालीन और बहुत ही सौम्य तरीके से राजीव गांधी उन विपक्ष के नेताओं से मिले। लाल कृष्ण आडवाणी ही अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं कि ताजिंदगी मेरे मन में और मेरे दिमाग में राजीव गांधी की वही अमिट छाप, एक शालीन, सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति की जो इमेज उस दिन की मुलाकात में राजीव गांधी की मेरे मन में पड़ी, उसकी अमिट छाप पड़ गई। हालांकि वो मेरे राजनीतिक विरोधी थे, हमारा उनका राजनीतिक विरोध पार्टी का भी था, लेकिन बावजूद इसके राजीव गांधी की वो अमिट छाप उनके व्यक्तित्व की मेरे दिमाग पर पड़ गई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई श्री पेरुम्बदूर में, और पहली बार मानव बम का इस्तेमाल किया गया। नलिनी उसमें मानव बम बनकर उसने, और वो ये हुआ क्यों था? लिट्ठे ने राजीव गांधी से, एलटीटी ने बदला लिया था। आपको जान के ये आश्चर्य होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। भारत और श्रीलंका में एलटीटी को लेकर, एलटीटी और श्रीलंका में जो आतंकवाद और जो चरम संघर्ष चल रहा था, राजीव गांधी ने उसमें भारत और श्रीलंका का एक समझौता करके शांति व्यवस्था कायम करने की एक पहल की थी। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जेएन दीक्षित अपनी किताब में लिखते हैं, हरदीप पुरी जी भी, जो आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, हरदीप सिंह पुरी उन दिनों इंडियन हाई कमीशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर नए 74 बैच के हैं, तो उस समय नए उनकी वहाँ पोस्टिंग हुई थी कोलंबो में। तो जेएन दीक्षित ने उनको फ़ोन किया, उस समय के विदेश सचिव अपनी किताब में लिखते हैं कि हरदीप सिंह पुरी से कहा गया कि तुम प्रभाकरन से जाके मिलो और उनको कन्विंस करो इस समझौते के लिए जो भारत श्रीलंका में होने जा रहा है, उसके लिए वो हामी भर दे। प्रभाकरन ने शर्त रखी और फिर यह हुआ कि आपको दिल्ली चलना। प्रभाकरन को दिल्ली ले आने की जिम्मेदारी भी हरदीप सिंह पुरी, जो आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की थी। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर से जाफना से लेकर के प्रभाकरन को, लिट्टे प्रमुख, एलटीटी प्रमुख को लेके हरदीप सिंह पुरी पहले मद्रास पहुंचते हैं। एमजी रामचंद्रन जो चीफ मिनिस्टर है, उनसे मुलाकात करते हैं। लिट्टे अपनी पत्नी, बच्चे और अपने एक कमांडर के साथ आया था प्रभाकरन। उससे एमजी रामचंद्रन से मुलाकात करने के बाद प्रभाकरन दिल्ली आता है। दिल्ली में बड़ा अनमने ढंग से उसको बहुत कन्विंस किया गया, लेकिन उसने कहा अपने लोगों से बाद में देखते हैं, अभी वो पीछे हट जाने का
यहाँ लोगों ने, राजीव गांधी के करीबी लोगों ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स तक ने यह कहा कि प्रभाकरन को जाने मत दो यहाँ से, इसे यहीं रख लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, और फिर जो समझौता होगा उसके बाद सेना भेज करके देखते हैं। लेकिन राजीव गांधी इतने सहृदय व्यक्ति थे, इतने शालीन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभाकरन ने वायदा किया है, वो व्यक्ति मान जाएगा। और प्रभाकरन दिल्ली आके वापस चला गया, और उसी प्रभाकरन ने राजीव गांधी से बदला लेने के लिए, हालांकि ट्रूप्स वापस आ गए थे, जो भारतीय शांति सेना गई थी वो वापस आ गई थी, लेकिन राजीव गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार दोबारा आई तो फिर से वो सेना श्रीलंका भेजने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करने के बारे में सोच सकते हैं। और प्रभाकरन ने राजीव गांधी के कत्ल की, हत्या की साजिश रची और राजीव गांधी की जान ले ली। और दिल्ली आकर के आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने जाने दिया, जबकि सब लोग कह रहे थे उनके कलीग्स की इसको जाने न दिया जाए। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद तमिलनाडु और श्रीलंका में जो एक समर्थन प्रभाकरन के उस एलटीटीई को लेकर के था, तमिल को लेकर था, वो बहुत कम हो गया। और धीरे धीरे वो स्थिति आई कि जब मारा गया प्रभाकरन 2009 में, और इत्तेफाक देखिए 2 ही मई के ही महीने में, यही 18 या 19 मई 2009 को प्रभाकरन मारा गया, और 21 मई को उसने राजीव गांधी की हत्या कराई थी। मैं आज जो आपको कहानियाँ बता रहा हूँ, ये देश के वो लोग जो राजीव गांधी के समय में नेता थे या अधिकारी थे या पत्रकार थे, उनकी किताबों के हवाले से बता रहा हूँ, उनकी जीवनियों के, उनकी आत्मकथाओं के आधार पर बता रहा हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद है, इसके अलावा वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नटवर सिंह की किताब है, उसके कुछ किस्से हैं, वीर सांघवी की किताब है। तो इन सारी किताबों से जो राजीव गांधी से जुड़े किस्से हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, और आपको दिलचस्प किस्से भी लगेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि राजीव गांधी पायलट थे, वो एवरो कंपनी के पायलट थे। वो यहाँ से दिल्ली से छोटी छोटी श्रीनगर, चंडीगढ़, इस तरह की उड़ान में थे। बड़ी हैप्पी लाइफ थी, वो बहुत इंजॉय करते थे पायलट रहने की वजह से। और इसके बाद वो कहते हैं कि एक मज़ेदार किस्सा शरद पवार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार राजीव गांधी ने उनको जहाज़ में बिठा लिया, जाना कोई और रूट था। शरद पवार को उन्होंने कहा कि आओ दूसरे रूट से, उन्होंने कहा हमने रूट चेंज कर दिया। शरद पवार ने कहा अरे कुछ हो गया, आपने रूट चेंज कर दिया। ये उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा यार, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो शरद पवार ने राजीव गांधी से मजाक में कहा अरे अभी मेरी बहुत गृहस्थी छोटी है, अभी बेटे मतलब हमारे पारिवारिक बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन वो एक्सपर्ट पायलट थे, उन्होंने कहा कोई चिंता न करो। मतलब वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं। आज भी आप राजीव गांधी का चेहरा याद करते हैं या उनको तस्वीरों में देखते हैं तो आपको एक बहुत ही शालीन, बहुत ही सौम्य व्यक्ति दिखाई वो देते हैं। जिन परिस्थितियों में उनको राजनीति में आना पड़ा वो भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुआ घटनाक्रम, क्योंकि वो पायलट थे। सोनिया गांधी भी कतई नहीं चाहती थी वो राजनीति में आए, और राजीव गांधी खुद भी नहीं चाहते थे। लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी अकेली पड़ गई थी। सरकार और पार्टी में सारी जिम्मेदारियां इंदिरा गांधी के ऊपर आ गई थी। इसलिए वो और किसी पर से ज़्यादा राजीव गांधी को चाहती थी। लेकिन राजीव गांधी का जो हमेशा से नकारात्मक रवैया था। गुलाम नबी आज़ाद अपनी आत्मकथा आज़ाद में लिखते हैं कि एक दिन वो जनपद पर बैठे थे और उसी समय आरके जो इंदिरा गांधी के पीए थे आरके, उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन आया, आरके धवन, उनका फ़ोन आया आज़ाद जी के पास कि आपको मैडम याद कर रही हैं। वो कहते हैं कि जब मैं उनके कार्यालय में पहुंचा तो वहाँ 2 सीनियर मिनिस्टर पी शिवशंकर और प्रणब मुखर्जी बैठे हुए थे। उन्होंने आरके धवन से पूछा कि अंदर कोई मीटिंग चल रही है क्या? आरके धवन ने कहा हाँ, पी शिवशंकर और प्रणब झा है।
उन्होंने कहा तब तो मुझे लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज़ाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि 2-3 मिनट के भीतर जब उन्हें अंदर बुलाया गया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ मिसेस गांधी मुझसे क्या बात करेंगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, इंदिरा गांधी ने सीनियर मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी और पी शिवशंकर से कहा, अब ये मीटिंग अब बाद में होगी, आप लोग चलिए, इस पे चर्चा बाद में की जाएगी। इन्हें और आश्चर्य हुआ कि इतने सीनियर मिनिस्टर्स को बाय बाय करके मुझसे क्या पूछने वाली हैं मिसेस गांधी। आप मिसेस गांधी का कद आप समझ ही सकते हैं उन दिनों क्या था। तो 80s में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, उनके भयंकर जन आक्रोश के खिलाफ जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। 2-2.5 साल भी न चल सकी कि इंदिरा गांधी ने वापसी की और वो तुरंत सत्ता में आ गई थी, तो उनका कद और बढ़ गया था। तो गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा, न्यूज़पेपर का टुकड़ा आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पेपर पढ़ा तो था, लेकिन अब इतनी बड़ी नेता के सामने कौन जवाब दे कि क्या पढ़ा था ने क्या नहीं पढ़ा था, क्या इनके दिमाग में है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया या ऐसे करके। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि संजय को दुनिया से गए 40 दिन भी नहीं हुए, और मेनका गांधी को देखो, मेनका सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रही हैं। अब ये घर का मसला, उसमें गुलाम नबी आज़ाद क्या बोलते, वो चुप ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, राजीव को पॉलिटिक्स में लाया जाए तो कैसा आइडिया। अब गुलाम नबी आज़ाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो जब हम श्रीनगर में फ़्लाइट में जाते थे, राजीव गांधी इतने सॉफ्ट स्पोकन थे और हमारा अच्छा उनसे संपर्क था, और वो राजीव गांधी को पता था कि मैं संजय गांधी का दोस्त हूँ, तो वो बहुत अच्छे से मिलते थे, बस मेरी जान पहचान इतनी ही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पे कहा, तो उन्होंने कहा इसकी क्या तरकीब है, क्या रणनीति है। उन्होंने कहा इंडियन यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उनको मोबिलाइज़ करते हैं, दिल्ली से या ऊपर से थोपने की बजाय देश भर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से में डालते हैं कि वो अपील करें कि राजीव गांधी आए, तो इस तरह का माहौल बनाया जाए। फिर इसके बाद कहते हैं कि एक पोस्टर छपा था, साउथ का किसी यूथ कांग्रेस के लोग ने पोस्टर छापा था जिसमें हाथ का पंजा था और उसमें कुछ चीज़ें बनी हुई थी, और उसमें राजीव गांधी का पोस्टर था, सोनिया गांधी को दिखाया गया। फिर सोनिया गांधी भी बहुत अनमने मन से थी। बहरहाल फिर वो तैयार हो गए और उनको अमेठी का उपचुनाव लड़ने के लिए कहा गया। वो उपचुनाव लड़ने के लिए गए, जीत करके आए। और उसके बाद 1984 में आप जानते हैं इंदिरा जी की जब हत्या हुई, तो 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी उन दिनों पश्चिम बंगाल में थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, वो विदेश में थे। कैबिनेट सेक्रेटरी भी दिल्ली में नहीं थे, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी दिल्ली में नहीं थे। तो अस्पताल में इंदिरा गांधी की डेथ तो ले जाते ही ब्रॉड डेथ थी, लेकिन अब नया प्रधानमंत्री चुनने की बात थी, तो वे वाइस प्रेसिडेंट ही सबसे सीनियर उस समय देश में थे। तो जब इंतज़ार किया गया, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 3 बजे आए। फिर ये हुआ कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की खबर को तो प्रसारित किया ही नहीं जा सकता। आज़ाद ही लिखते हैं कि उस समय 84 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री थे। फिर उन्हीं से कहा गया कि ये खबर किसी तरह से रेडियो, टीवी इस सब पे न चले, क्योंकि वो सूचना प्रसारण मंत्री हैं। खैर चलती भी नहीं कि कैसे चलती। तो इसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर आनन फानन में उन्हें बनाया गया। पहले शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। तो राजीव गांधी के बारे में अच्छी बातें जो 5 हैं वो ये हैं। किस्से आगे बताऊंगा, ये इतनी किताबों के कुछ किस्से आपको सुनना ज़रूरी है। और मेरी कोशिश होती है कि जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, सार्वजनिक तौर पर हैं या जिन्हें आप सब जानते हैं, उनके बारे में कुछ किस्से कहानियाँ जो उनके साथ के लोगों ने बाद में उनके न रहने के बाद किताबें लिखी हैं और उसमें जो सारे संस्मरण सुनाए हैं वो आप तक पहुँचे तो थोड़ा जानकारी होती है। मैं पढ़ते लिखते रहता हूँ तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको पढ़ें, खास करके युवाओं को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। राजीव गांधी ने 5-6 काम जो बड़े किए, उसके लिए उन्हें पीढ़ियों तक जाना जाएगा। और मैं मानता हूँ कि वो युग परिवर्तनकारी स्टेप्स थे। हालांकि उनका कोई राजनीति का अनुभव नहीं था, लेकिन उनका विजन और उनकी नीयत बहुत साफ थी। वो इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि
युवाओं की शक्ति को पहचानने वाला पहला प्रधानमंत्री राजीव गांधी को माना जाना चाहिए। देखिए, भारत के संविधान सभा के लोग खुद ही मैच्योर एनफ थे कि जब दुनिया के विकसित देशों में स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था, तो आज़ादी के साथ पहले दिन से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया था, सबको बराबरी, एक वोट का अधिकार सबको। राजीव गांधी इतने दिनों के बाद पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने ये सोचा कि मतदाता की उम्र 21 से 18 वर्ष की जाए, ताकत युवाओं को दी जाए और ये जन भागीदारी की जाए। देखिए, 18 साल का लड़का जब वोट देगा तो उसे पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिसी के बारे में, लीडर के बारे में एक समझ विकसित होती है। यह फैसला राजीव गांधी का था। त्रिस्तरीय पंचायत, 3 टायर पंचायत, ये भी मैं मानता हूं युगांतरकारी फैसला था, जो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे तक हुआ। हालांकि राजीव गांधी जैसा आदमी ही उनको उस बात के लिए उनकी बड़ी आलोचना होती है कि 1 रुपये भेजता हूँ 85 गायब हो जाता है, 15 पहुँचता है। उस समय के भ्रष्टाचार को, जो कि भ्रष्टाचार तो आज भी है, मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि एक गांव में मनरेगा का जितना पैसा गया है उसका अगर ऑडिट हो जाए, खाली ऑडिट हो जाए एक गांव में, तो पता चलेगा कि अगर सही से वो पैसा लगा होता और सही पॉलिसी से लगा होता तो आज हर भारत का हर गांव एक समृद्ध, संपन्न और मतलब क्या हो जाता पता नहीं। आप पैसा खाली देख लीजिए, आप भी जिस गांव के होंगे, 20 साल का मनरेगा, जब से मनरेगा चल रही है उससे आप निकाल लेते तो पता चल जाएगा। बहरहाल, इससे अलग त्रिस्तरीय पंचायत का उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाने का काम किया। आप भी ये महसूस करते होंगे और मैं महसूस करता हूँ, ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय अपने आप में एक माइलस्टोन है। जिस स्तर की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में आज भी मिलती है और जिन परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और जैसा वो आगे करते हैं, राजीव गांधी ने ये बहुत पहले देख लिया था। राजीव गांधी वो भारत के प्रधानमंत्री है जो इन्होंने 21वीं शताब्दी की बात सबसे पहले की थी। सूचना क्रांति और कंप्यूटर के जनक। आज भारत में मेरा दावा है कि अगर आज भारत में एक सर्वे किया जाए कि सबसे ज्यादा लोग जो सबसे संपन्न युवा हैं और रोजगार में सबसे ज्यादा किस सेक्टर में है, तो आपको पता चलेगा कि वो आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो राजीव गांधी ने उन दिनों सोचा था, बाद में इंप्लीमेंट होते होते आज यहां तक पहुंचा है। उन दिनों मालूम, जब कंप्यूटर की बात उन्होंने की थी तो उनका विरोध इस बात पे हुआ कि कंप्यूटर के आने के बाद रोजगार चले जाएंगे। हुआ ये कि आज कंप्यूटर ही सबसे बड़ा रोजगार देने का माध्यम भारत में बना हुआ। दुनिया की कोई आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं है जो भारतीयों के बगैर चल सके। ये सब का क्रेडिट राजीव गांधी को दिया जा सकता। राजीव गांधी, अब बात करते हैं कि राजीव गांधी की विफलताएं क्या है। राजीव गांधी दरअसल अपनी कोटरी से घिरे हुए थे। उनकी मंशा और नीयत तो बहुत साफ थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में वो अपने कोटरी वालों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा करते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने नटवर सिंह ने उनसे एक बार बातचीत में कहा कि आप ऐसे दून स्कूल के पढ़े लोगों के आप मुखिया नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री। और उनके अगल बगल के लोग, ऐसी बहुत सारे फैसले हुए जिसने राजीव गांधी के उस कार्यकाल को कांग्रेस के भविष्य के लिए एक परेशानी पैदा की और उनके कार्यकाल को बहुत तरह के, कुछ फैसलों पर बहुत तरह के सवाल उठाए जाते हैं। राजीव गांधी ने मैच्योर तरीके से हैंडल किया होता तो शायद वो बात नहीं आती। गंभीर रणनीतिकारों से चर्चा की होती तो शायद ये बात नहीं आती। मैं जैसे कि 1985 में उनके प्रधानमंत्री बनने के 1-1.5 साल के बाद शाहबानो प्रकरण, आप जानते हैं कि शाहबानो को तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद उन्होंने मेंटेनेंस के लिए अर्जी लगाई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये था कि इद्दत की अवधि तक ही व्यक्ति मेंटेनेंस दे सकता है और उसके बाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के प्रकरण में शाहबानों के पक्ष में फैसला दिया कि नहीं, मेंटेनेंस देना पड़ेगा तलाकशुदा पत्नी को। और राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद खान से, जो उनकी पार्टी में थे, मंत्री थे, राजीव गांधी ने उनसे कहा कि इस फैसले को डिफेंड करना है। आरिफ मोहम्मद खान, यही बाद में जो बीजेपी में चले गए, आरिफ मोहम्मद खान ने संसद के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए एक जबरदस्त तकरीर की। और उसके बाद राजीव गांधी के जो करीबी लोग थे, उन्होंने ये कहते हुए कि इससे मुसलमानों में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ, मुस्लिम संगठन इसके बहुत खिलाफ हैं, फैसला पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। आरिफ मोहम्मद खान ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, विवादित शब्द है, विवादित बातें हैं जो हालांकि आरिफ मोहम्मद खान सार्वजनिक तौर पे कई बार ये बता चुके हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे क्या कहा। एक फैसला शाहबानो प्रकरण में, उससे सीधे सीधे देश के हिंदू मतदाताओं में या हिंदू मतदाताओं के दिमाग में गया हो चाहे ना गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे नेताओं ने इस नैरेटिव को जनता में ये बात डाली, और ये बात सही है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने राजीव गांधी ने झुकने का फैसला किया और उस फैसले को पलटने का काम किया। उससे 3 तलाक और मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप है, उस घटना से राजीव गांधी और कांग्रेस पे बहुत चस्पा हो गया। अब दूसरी गलती क्या हुई? दूसरी गलती, अब लगा कि हिंदुओं में इसका मैसेज गलत गया है, तो 1986 में अयोध्या के राम मंदिर में जहां ताला लगा था, ताला खुलवाने का काम कर दिया। वो भी उनकी कोटरी के लोगों ने ही ये राय दी। एक तरफ वहां का ताला, यहाँ शाहबानो केस में हिंदुओं को नाराजगी और बीजेपी को एक मौका मिला, या और भी पार्टियों को, और भी नेताओं को। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। उसका भी किस्सा है, उनको समझाया गया बहुत कुछ, राजीव गांधी के पास ले जाया गया। राजीव गांधी ने कहा चलो अभी ले लेता हूं इस्तीफा। पहले उनको लोगों ने मनाया, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान पूरी जिंदगी इस बात का विरोध करते रहे, तब तो बीजेपी में नहीं थे, लेकिन ये मैसेज गया और इसका नुकसान हुआ, और उसको नुकसान को भरपाई करने के लिए दूसरी गलती की। हालांकि राजीव गांधी के समय में देश भर में और दुनिया में दूसरी परिस्थितियां थी। पंजाब बिल्कुल अशांत था, कश्मीर की स्थिति वही थी, नॉर्थ ईस्ट का मामला वैसे ही चल रहा था, बहुत सारी परेशानियां थीं। राजीव गांधी ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस आदमी ने एक अच्छी नीयत के साथ लोंगोवाल के साथ समझौता किया, वो जो पंजाब एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने श्रीलंका के साथ, मैंने जो बताया, समझौता करने की कोशिश की, जिसमें बदले में उनकी जान भी चली गई। ये 2 फैसले, इसके अलावा कश्मीर के जो चुनाव हुए थे उसको भी मिस हैंडल किया। इसके अलावा बोफोर्स का जो आरोप उनके ऊपर लगा, उस आरोपों को निपटाने के लिए भी उसका नुकसान उनको हुआ। हालांकि बहुत कम समय में ही वीपी सिंह की वो धार कुंद हो गई और जनता में मैसेज, अगर राजीव गांधी जिंदा रहे होते तो 1991 में वो प्रधानमंत्री पक्का बन जाते। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो वापसी करने में वो सफल हो गए थे। नटवर सिंह वन लाइफ इज नॉट इनफ किताब में लिखते हैं कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई और उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसी समय जो चुनाव हो रहे थे, तो इंदिरा जी ने, वो नटवर सिंह इस्तीफा दे दिए थे और भरतपुर से उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा था। अब जो इंदिरा जी के करीबी लोग थे, अब इंदिरा जी तो रही नहीं और सोनिया गांधी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उन लोगों ने, कि नटवर सिंह इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, अगर ये लोकसभा लड़ जाएगा तो बड़ा मामला मुश्किल हो जाएगा, तो उनके पर कतरने के लिए राजीव गांधी के जो करीबी लोग थे, ये किताब में लिखा उन्होंने, राजीव गांधी के करीबी लोगों से उन्होंने कहा, राजीव गांधी से कहा कि नटवर सिंह को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना देना चाहिए। उस समय दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खिलाफ बहुत हिंसा हो रही थी, कत्लेआम मचा हुआ था।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा गुस्सा जो सिख समुदाय ने झेला है, वो एक जो मानवता पर वो कलंक है। तो उस समय स्थिति को संभालने के लिए नटवर सिंह को एलजी बनाने की बात कर दी। नटवर सिंह ने कहा कि अरे मेरे पास तो कोई प्रशासनिक अनुभव है ही नहीं, मैं तो आईएफएस रहा हूं और मुझे भरतपुर से चुनाव लड़ना है। मैडम ने कहा था तो मैं घर सोच के आता हूं। फिर वो सोच करके आए तो उन्होंने कहा कि सर मेरी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी का नाम हेम जी था, तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी पटियाला के महाराजा की बेटी है और सिखों के खिलाफ ऐसा माहौल है और आप मुझको उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का बना रहे हैं। राजीव गांधी उनकी बात को समझ गए और फिर बाद में उन्होंने बताया राजीव गांधी को, तो उन्होंने फिर भरतपुर से उनको टिकट दिया। वो जीत के आए भी। और जानते हैं एक आईएफएस ऑफिसर, नटवर सिंह बहुत आउटस्टैंडिंग आईएफएस ऑफिसर थे, लेकिन राजीव गांधी ने उनको राज्य मंत्री स्टील का बनाया, क्योंकि उनके कोटरी के लोग जो जैसा कहते थे वैसा वो करते थे। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अपने 5 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, राजीव गांधी के पूरे कार्यकाल में, सिर्फ माधवराव सिंधिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो 5 साल लगातार मंत्री बने रहे, नहीं तो 2 दर्जन बार रिसफल हुआ, कभी ये मिनिस्टर उधर, कभी ये मिनिस्टर उधर, कभी ये मिनिस्टर उधर। हाँ, राजीव गांधी की एक और खास बात, दूरदर्शन को उन्होंने जितना इक्विप्ड किया, आपको ये शायद नहीं मालूम होगा कि राजीव गांधी ने दूरदर्शन में कैमरामैन बनने के लिए बीटेक की डिग्री अनिवार्य कर दी थी कि इंजीनियर ही वहां बनेगा। उसके लिए उनको नेशनल स्कूल ऑफ एनएसडी पुणे, जो पुणे का फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहां उनको कोर्स कराया जाता था कैमरे का। उसके बाद आकर वो दूरदर्शन के कैमरामैन बनते थे। और राजीव गांधी के ज़माने में कैमरामैन का तो वो जलवा कि आप सोच नहीं सकते, दूरदर्शन। और वो बड़ा फोटोग्राफी के भी मास्टर आदमी थे और बड़ा काइंड हार्टेड है। एक किस्सा और मैं सुना देता हूँ, वीर सांघवी की किताब से है, रिव्यूड लाइफ उनकी एक किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए मैं पहली बार प्रधानमंत्री के जहाज़ में था, मणिशंकर अय्यर उनके सचिव थे और मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं घबराया क्या, नर्वस होता है आदमी यंग डेज़ में। अगर प्रधानमंत्री के जहाज़ में जाना है तो आपको बहुत तरह का इंटरव्यू करना है, तो बहुत तरह के। प्रधानमंत्री को मालूम था कि ये पहला वीर सांघवी का है, तो वो अपना कैमरा लेकर के आए और प्रधानमंत्री ने अपनी जहाज़ की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि वीर कभी तुम अरुणाचल आए हो? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। कहा कि बहुत ही खूबसूरत है, देखो और ये कैमरा देखो। मैं तो राहुल को भी लेके आने वाला था, लेकिन वो तैयार नहीं था। अब एक प्रधानमंत्री जब एक नए जर्नलिस्ट से ऐसे बात करेगा तो एट ईज करने के लिए, उनको सामान्य करने के लिए राजीव गांधी ने कहा ये कैमरा देख रहे हो कैनन का, इसकी भी एक मज़ेदार कहानी। तो वो कैमरे के बारे में बहुत जानते थे, तो उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री का एक किस्सा शेयर किया सांघवी से। उन्होंने कहा मालूम, मैं जापान गया था और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे इस कैमरे के बारे में कुछ पूछा। मैंने कहा ये वाला पिछले वाले से अच्छा नहीं है, शायद कैनन का ही कैमरा था। तो देखिए, मैं बहुत दिनों के किस्से पढ़ा हुआ, चूँकि राजीव गांधी का आज है तो कोई एकाध फैक्ट, वैसे तो मुझे अपनी यादाश्त पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी तो उसमें उन्होंने कहा कि मज़ेदार किस्सा ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैमरा कैसा है लेटेस्ट। मैंने कहा लेटेस्ट वाला पिछले वाले से अच्छा नहीं है, पिछला वाला ज़्यादा अच्छा था। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि ये फ़ोन, इसका पिछला वर्जन अच्छा था ये। उन्होंने कहा मज़ेदार बात ये सुनो, जब मैं फ़्लाइट में बैठा, उन्होंने मुझे गिफ्ट जो दिया था, मैंने जब बॉक्स खोला तो वो वही वाला कैमरा था जिसकी मैंने शिकायत की थी। और ये जब मैं शिकायत कर रहा था तो जापान के चीफ मिनिस्टर का चेहरा छोटा होता जा रहा था, तो उन्हें अब तो गिफ्ट पैक हो चुका था, वो दे चुके थे। तो इस तरह से फिर आपको एक और आश्चर्यजनक बताएं, भारत के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति से आज तक उतना खराब रिलेशन नहीं रहा जितना ज्ञानी जैल सिंह का राजीव गांधी से। राजीव गांधी अपनी विदेश यात्राओं से लौटने के बाद भी ज्ञानी जैल सिंह से नहीं मिलते थे।
अब एज ए जर्नलिस्ट वीर सांघवी कहते हैं कि उन्होंने किस्सा छेड़ दिया ज्ञानी जेल सिंह का। राजीव गांधी एकदम गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा यह आदमी अपना सेकंड टर्म पाने के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा है। हमारी माँ पंजाब की समस्या को सॉल्व करने के लिए पंजाब के नेताओं से जब कोई बात करती थी और कभी भी इनको अपने हाथ से लिखी चीज़ दिखाती थी, और हमारे यहाँ जो पंजाब के लोग आते थे मिलते थे माँ से, वो जब इनके यहाँ जाते थे तो ये भड़का देते थे। ये राष्ट्रपति भवन में बैठ करके पंजाब की राजनीति करता है ये आदमी, और भड़का के कहते थे नहीं अभी मत मानना मिसेस गांधी की बात, और दो और मिलेगा। ऐसी बात उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रपति के बारे में कही। वीर सांघवी अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी विदेश यात्राओं के बारे में, तो उन्होंने कहा विदेश यात्रा, ये आदमी राष्ट्रपति होते हुए अभी ढाका गए थे बांग्ला, वो कहीं जाते हैं तो हमारे हाथ पैर, हमारे विदेश मंत्रालय के हाथ पैर फूले रहते हैं कि पता नहीं वो वहाँ क्या जा करके कर दें। गए तो ढाका में जाके उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि शेख हसीना और खालिदा जिया में कुछ समझौता हो जाए। अब बोलिए देश का ऐसा राष्ट्रपति, दो पार्टी, जैसे कोई विदेश का आए और कहे कि मैं कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी और मोदी में समझौता हो जाए, ये इसी तरह की बात है। अब वहाँ ढाका से तड़ातड़ फ़ोन आने लगा एमईए को कि क्या भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल का इरादा रखता है। इन्होंने कहा ले ऐसा। तो इस तरह की घटना उन्होंने वीर सांघवी को बताई। बाद में वीर सांघवी ने मणिशंकर, अब जब इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में, सिटिंग राष्ट्रपति के बारे में बोल दे, तो आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी खबर होगी। तो उन्होंने मणिशंकर अय्यर से कहा कि मैं प्रधानमंत्री को कोट करके अपनी स्टोरी में लिख दूं। वो मणिशंकर अय्यर ने कहा 1 मिनट, अगर उन्होंने बताया है तो छपने के लिए ही बताया होगा। तो उन्होंने कहा मैं पूछ के आता हूँ। वो पूछ के आए, उन्होंने कहा नहीं आप सोर्सेज के हवाले से इसको लिखिएगा। तो वो सूत्रों के हवाले से जो आप सुनते रहते हैं ना, सूत्र, तो ऐसे ही होते हैं सूत्र। तो सूत्रों के हवाले से फिर वो खबर लिखी गई और फिर वो तनाव और भी बड़ा हो गया। इसी तरह से राजीव गांधी के मैच्योर पॉलिटिशियन होने का मतलब, कई फैसले उनके ऐसे थे, कई बार उन्होंने अपने लोगों के कहने पर ऐसे गलत फैसले किए जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन विपक्ष में आने के बाद राजीव गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन चुके थे, और अगर मौका मिला होता दोबारा प्रधानमंत्री बनते तो देश के लिए कुछ नई, चंद्रशेखर जी का आप जानते ही हैं, उनका शरद पवार ही अपनी किताब में लिखते हैं कि सुप्रिया सुले उनकी बेटी की शादी थी, प्रधानमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर जी वहाँ गए थे, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राजीव गांधी वहाँ पर गए थे, और राजीव गांधी के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार चल रही थी, और बिल्कुल अनमने ढंग से व्यवहार कर रहे थे राजीव गांधी। चंद्रशेखर ने उनसे पूछा प्रधानमंत्री रहते हुए कि मेरे साथ आप दिल्ली चलेंगे, आपका क्या प्लान है। उन्होंने कहा अभी कोई प्लान नहीं। चंद्रशेखर जी बारामती गए थे, बारामती से पुणे आने में 1-1.5 घंटे लगता है, वहाँ आकर के वेट करते रहे। पुणे का डीएम फ़ोन कर रहा है शरद पवार को, क्या राजीव गांधी आ रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा मैं उस आदमी के साथ नहीं जाऊँगा। तो अब बताइए, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, जो प्राइम मिनिस्टर है, आपने ऐसा। राजीव गांधी के कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिसमें उन्होंने इस तरह का भी किया। वीर सांघवी ही अपनी किताब में लिखते हैं कि चंद्रशेखर जी से मैं मिलने गया पार्लियामेंट हाउस में, तो वो बहुत ही खिन्न थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से मैं फ़ोन पे संपर्क करना चाह रहा हूँ, वो लाइन पे नहीं आ रहे। तो मैंने चंद्रशेखर जी को मैं बहुत रिगार्ड करता था, वीर सांघवी लिखते हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता था। मैंने उनसे कहा कि मैं आज शाम को मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, मैं ये बात कहूँगा। राजीव गांधी को जाके उन्होंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री का फ़ोन नहीं ले रहे, ये तो ठीक बात नहीं है। तब सांघवी अपनी किताब में खुद ही लिखते हैं कि उन्हीं के सामने वी जॉर्ज, जो राजीव गांधी के पीए थे, उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि सांघवी से मुलाकात के बाद मुझे पीएम से बात करा देना। तो राजीव गांधी की शख्सियत एज ए पॉलिटिशियन, उनको इतने बड़े देश का भार मिला, लेकिन उनकी बहुत सारे फैसलों से देश आज बहुत विकास के रास्ते पर है, बहुत आगे है। लेकिन बहुत सारी परेशानियां जो देश ने बाद में भुगती, खासकर कम्युनल
और सेकुलर शब्दों की जो पॉलिटिक्स और मुस्लिम अपीजमेंट, एक तरफ शाहबानों के केस में मुसलमानों को खुश करना और राम मंदिर का ताला खुलवा देना, ये दो फैसले उनके ऐसे थे जिसके दूरगामी दीर्घकालिक परिणाम हुए। मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ लंबा हो गया, लेकिन ऐसी शख्सियतों अभी मैं बताऊं तो बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन चूंकि आज उनकी पुण्यतिथि थी और उनके बारे में मैंने सोचा कुछ आप तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसे किस्से कहानियां आपको सुनना अच्छा लगता हो तो कमेंट में या मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आगे भी कभी और अगर बोरिंग लगा हो तो भी बताइए।